जय हिंद दोस्तों। अभी मत कह देना कि ये बात आपको नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। हर एक टॉपर बच्चे को पता होता है कि इन तीनों सिद्धांत में से कोई ना कोई एक सिद्धांत उसके सेट में पूछा जाएगा। ये डंके के चोट पे कह रहा हूं मैं, कोई ना कोई पक्का पूछा जाएगा आपके सेट में। और आपसे इस वीडियो में आज चैलेंज करना चाहता हूं, एक शर्त लगाना चाहता हूं दोस्तों, कि मैं इस वीडियो में इन सारे सिद्धांत को समझाऊंगा। और अगर इस वीडियो को देखते देखते अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको लग न जाए कि हाँ यार ये वीडियो देखते देखते मुझे फील हो गया, समझ आ गया, अब रटने की जरूरत नहीं है, तब तो वीडियो को शेयर करना, चाप के वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना अगर उस लायक डिजर्व करता हूं तो। और अगर लगे कि बंदा नहीं सिखा पाया, सबकी तरह ही रटाया जैसे सब लोग रटा रहे हैं, ऐसा अगर लग जाए तो कमेंट बॉक्स खाली है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गाली देके चले जाना, आप जो चाहे वो क्रिटिसाइज करके चले जाना, लेकिन मुझे अपने बताने पे कॉन्फिडेंट है मेरे भाई कि आपको ऐसा फील कराऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में दहाड़ दोगे। आप बस मुझे सपोर्ट करो, अगर लगता है कि मैं उस लायक हूं, डिजर्व करता हूं, तो प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज मुझे भी एक मौका दो। यही निवेदन है आप सभी से। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, बर्नर सिद्धांत में यहां भाषणबाजी लिख करके आया हूं औरों की तरह, लेकिन समझाऊंगा नहीं औरों की तरह। ठीक है, सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि ये बर्नर सिद्धांत है क्या। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, ये बात तो आप जानते हो कि उप सहसंयोजन यौगिक में हम इस तरह से किसी भी सॉल्ट या किसी भी लवण को लिखते हैं। इस तरह से मान लो, इस तरह से CO लिख दिया मैंने, यहां पे मान लो सपोज दैट NH3 का होल 5 लिख दिया, बाहर में Cl लिख दिया। तो यहां पे जो है इसे बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम, जिसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब ये केंद्रीय धातु परमाणु से ये जो बच गया अंदर में, इसको छोड़ दिया जाए। देखो ये जो डब्बा है ना भैया, इस डब्बे के जस्ट बगल में जो लिखा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अरे ज्यादा कुछ नहीं है यार, धातु परमाणु का मतलब इसी से लोग आके जुड़ेंगे। जैसे जैसे मान लो मैं केंद्रीय धातु परमाणु हूं, तो मेरे से कई लोग आकर के जुड़ेंगे। आओ भाई, आओ भाई, टकले पे आ जाओ, इस तरह से जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ने की दो प्रक्रिया होती है, ध्यान से समझो। संयोजकता बनाने की क्या है, दो प्रक्रिया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इससे जैसे मैंने यहाँ पे कोबाल्ट लिया है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कोबाल्ट लिया है, तो कोबाल्ट से क्या होते हैं, आकर के लोग जुड़ते हैं। जैसे लिगेंड है, तो लिगेंड क्या करेगा, कोबाल्ट के पास आकर के जुड़ेगा। लिगेंड क्या करेगा, कोबाल्ट के पास आकर के जुड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, Cl ले लेता हूँ। तो अंदर में इसको छोड़ के बाकी जितने बचेंगे वो लिगेंड होंगे, और वो क्या करते हैं, आकर के सेंट्रल मेटल आइटम के पास जुड़ते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कोबाल्ट लिया है। ठीक है, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट की पावर है 6 लोगों को जोड़ने की। कितने लोगों को जोड़ने की, 6 लोगों की। तो 6 लोग जुड़ते किस तरह से है, ध्यान से समझो। बर्नर सिद्धांत क्या बताता है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको फील करो थोड़ा सा 2 मिनट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने COCl3 फिर डॉट 6NH3 लिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये Cl जो है, Cl बाहर निकलेगा। Cl क्या होगा, बाहर निकलना है हमें। ठीक है, और उसके अंदर हमें क्या घुसारना है, NH3 को डालना है। ठीक है, और ये कोबाल्ट जो है CO, वो 6 बार जोड़ सकता है। कितना, 6 बार। तो तुम ज्यादा से ज्यादा NH3 को डालो जितना डाल सकते हो। तो यहाँ पे NH3 की संख्या कितनी है, 6। इसका मतलब 6 के 6 NH3 अंदर चले जाएंगे। 6 के 6 NH3 क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। 6 के 6 NH3 कोबाल्ट के पास चला जाएगा, और तीनों Cl जो है वो साइड हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तीनों Cl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो 6 बार NH3 है, वो NH3 इस कोबाल्ट के अगल बगल में जुड़ जाएगा। NH3 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 NH3, ध्यान से सुनते जाओ, NH3 इस तरह से जुड़ गया। ध्यान से समझो, इस तरह से मान लो जुड़ गया। ठीक है, इस तरह से जुड़ गया। अब आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब देना। अगर ये 6 के 6 NH3 जुड़ गए, 6 के 6 NH3 जुड़ गए, तो Cl निकला कितना, बाहर Cl निकला कितना, तो तुम कहोगे 3 Cl बाहर निकला। 3 Cl जो जगह बना के रखा था, 3 Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्योंकि 6 बार टोटल के टोटल NH3 थे, तो 6 के 6 ने जगह ले लिया। तो 3 जो बचा हो, जो कोबाल्ट के साथ 3 ठो Cl था, वो जगह दे दिया, बाहर निकल गया। तो Cl कितना बाहर निकला, 3 निकला। कितना निकला, 3 बाहर निकला। और Cl पे कितना चार्ज होता है, 1 माइनस चार्ज होता है, पता है ना। तो 3 बाहर निकला, तो इसका मतलब इस पूरे के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। और इस प्लस को बैलेंस कौन करता है, माइनस। समझ रहे हो, तीन तीन दुल्हा है, जैसे मान लो ये प्लस है तो 3 ठो दुल्हा है, तो 3 दुल्हा है तो 3 दुल्हन होगी। ठीक ना, मंडप में 3 दुल्हा बैठे हैं तो जाहिर सी बात है 3 ठो दुल्हन होगी। ठीक है, तो उसी तरह से ये 3 प्लस को बैलेंस करेगा कौन, Cl।
एक बार माइनस है तो Cl 3 बार निकला है तो 3 बार बैलेंस कर लेगा। सुनते जाओ मेरी बात को, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हो क्या रहा है, लेकिन थोड़े देर में ही सब कुछ आपको साफ हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, पेशेंस रखना बस, पेशेंस रखना बस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, NH3 5 बार है, हमें पूरे को डालना है, तो 5 NH3 जुड़ गया, NH3 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 NH3, 5 बार NH3 जोड़ दिया, पूरी के पूरे NH3 को अंदर भेज दिया, लेकिन एक ठो बच गया ना, तो एक ठो बच गया तो क्या होगा, ये जो 3 ठो क्लोरीन था उसमें से एक क्लोरीन इसको बैलेंस कर लेगा। अब बताओ कितना बाहर गया क्लोरीन, 2 क्लोरीन बाहर गया, इसका मतलब इस टोटल के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 + चार्ज आ गया। इस टोटल के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 + चार्ज आ गया। इसका मतलब 2 क्लोरीन जो बाहर गया था वही 2 क्लोरीन से बैलेंस कर लेगा। सुनते जाओ, अब आगे मैं क्या बोलूँ समझने वाले को, कहते हैं ना इशारा काफी होता है। NH3 4 बार है तो 4 बार NH3 आकर के जुड़ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से NH3 4 बार आके जुड़ गया। अब 4 बार आकर के जुड़ गया तो 2 खाली बच गया ना, तो 2 खाली को कौन बैलेंस करेगा, जो 3 Cl था उसमें से 2 Cl नहीं जाएंगे छोड़ करके, बैलेंस कर लेंगे। तो बाहर कितना Cl गया, 1 Cl गया, इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आया, 1 + चार्ज आया। अब मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझो, बर्नर सिद्धांत क्या बताया था, बर्नर यहाँ पे बता रहा है, बर्नर अपने सिद्धांत में कि संयोजकता 2 तरह की होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, अब देखो एकदम अच्छे से फील होने लगेगा तुम्हें, एकदम अच्छे से फील होने लगेगा बर्नर सिद्धांत। बर्नर सिद्धांत के अनुसार किसी भी धातु आयन, धातु आयन यही सेंट्रल मेटल आइटम, जैसे मैंने बोला ना सेंट्रल मेटल आइटम, धातु आयन की 2 तरह की संयोजकताएं होती हैं। बताओ, इतना आप लिख लोगे, अब रटोगे या दिमाग में नशे में घुस गया, घुस गया दिमाग में। ठीक है, कि संयोजकता 2 तरह की होती है। बर्नर ने क्या बताया अपने सिद्धांत में, संयोजकता किसी भी धातु आयन की 2 तरह की होती है। ठीक है, पहला प्राथमिक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता है क्या, जो इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, जो इसके ऊपर चार्ज आ रहा है वही तो है प्राथमिक संयोजकता, वही तो है प्राथमिक संयोजकता। इसे ही लोग रटा रहे हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसे ही प्राथमिक संयोजकता कह रहे हैं। ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। समझ आई मेरी बातें। अगर आप ऑक्सीकरण संख्या, अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हो, इस तरह की चीजों का आयुपेसी भी सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे थंबनेल दिख ही रहा है, जाकर के आप अच्छे से उसे फील करो, समझो। एंड स्क्रीन में भी डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इसका लिंक। ठीक है, या तो आप जाकर के सर्च करोगे ना, अगर आप सर्च करोगे ना आयुपेसी बाई विजय सर 24, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ तक प्राथमिक संयोजकता ऑटोमेटिक समझ में आने लगी होगी। अब इसे थोड़ा बढ़िया से पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि धातु आयन जो है, ये जो धातु आयन है बीच वाला, वो हमेशा धनावेशित होता है। जाहिर सी बात है, मेटल है तो मेटल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कह रहा है कि धातु आयन, कह रहा है कि धातु आयन धनावेशित होता है, वह प्राथमिक संयोजकता में ऋण आयन से जुड़ता है। प्राथमिक संयोजकता में क्या होता है, ऋण आयन से जुड़ता है। आपको अरे यार ये क्या बकवास हो गया यार अचानक। ठीक, तो मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए कौन आता है बार बार, ऋण आयन आता है कि नहीं। इस संयोजकता को, इसको बैलेंस करने के लिए कौन आता है, क्लोरीन आता है जुड़ने के लिए। तो क्लोरीन क्या है, ऋण आयन है ना। तो जो बैलेंस करने के लिए जुड़ रहा है उस शब्द का नाम ले रहा है कि संयोजकता में ऋण आयन आकर के जुड़ता है हर बार, आल्बेज, आल्बेज। ठीक है, यहां तक समझ आया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यह सामान्य रूप से आयनित होता है। बिल्कुल सही बात है, देख लो सामान्य रूप से क्या होता है, आयनित होता है, आयन में रहता है। ठीक है, फिर आगे कहता है यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ही होती है। यानी प्राथमिक संयोजकता एक्चुअली में कुछ और नहीं बल्कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, जो यहाँ पे निकाल रहा हूँ, जिस ट्रिक से मैंने निकाला, जिस ट्रिक से मैंने निकाला। ठीक है, और इसको अलग से भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, आपको टिक आउट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि प्राथमिक संयोजकता, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी है, 4 ऑप्शन डाल देगा, तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बता सकते हो। समझ आए मेरी बातें। तो ऑक्सीकरण संख्या ही क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता। तो बर्नर सिद्धांत का पहला हिस्सा याद रहेगा कि धातु आयन जो होते हैं धनावेशित होते हैं, और प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन से ही जुड़ते हैं। प्राथमिक संयोजकता जो होती है ऋण आयन से जुड़ती है, और यह सामान्य रूप से आयनित होती है, आयन में होते हैं। और एक केंद्रीय धातु परमाणु की क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, समझ आई मेरी बात। केंद्रीय धातु परमाणु की क्या होती है, एक तरह की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ईमानदारी से बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। अब आती है द्वितीयक संयोजकता। क्या है, द्वितीयक संयोजकता हमेशा फिक्स होता है, वो नहीं बदलता। समझ आई मेरी बातें। द्वितीयक संयोजकता जो होता है, द्वितीयक संयोजकता वो हमेशा फिक्स होता है, वो नहीं बदलता। अब द्वितीयक संयोजकता है क्या, अंदर में जितने बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6,
ये जो बॉन्ड बने हैं इन्हें ही बोला जाता है द्वितीयक संयोजकता। इनकी संख्या को द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। देखो ध्यान से, यह संयोजकता प्रायः उदासीन अणुओं या ऋण आयन द्वारा बनी होती है। देखो NH3 क्या होता है, NH3 पे कोई चार्ज होता है, धन आयन या ऋण आयन नहीं होता है ना, तो इसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं, उदासीन। और जैसे क्लोरीन मान लो, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो क्या हो गया? आयन हो गया ना, ऋण आयन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है शब्द, कि यह उदासीन अणुओं द्वारा या फिर ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्षयों के 6 उदासीन है, क्षयों के 6 उदासीन रे बाबा, 6 उदासीन, कितना? क्षयों के 6 उदासीन है। यहाँ पे देखो तो 5 उदासीन है, 5 उदासीन और एक ऋण आयन, हाँ या ना? यहाँ देखो तो 4 उदासीन है, 2 ऋण आयन है। तो यहाँ पे उदासीन और ऋण आयन दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि यह संयोजकता प्रायः उदासीन द्वारा या ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तो दूसरा संयोजकता जो होता है वो बोलोगे कि जो एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उधर केंद्रीय धातु जो परमाणु होता है वो ऋण आयन और उदासीन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। कह रहा है इसका मान किसी भी धातु के लिए निश्चित होता है। जैसे कोबाल्ट में अगर इसकी संयोजकता काउंट करो कितना, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो कोबाल्ट में हर बार 6 ही आएगा, ना तो कम ना तो ज्यादा। समझ है मेरी बातें? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो प्लेटिनम है, प्लेटिनम में अगर मान लो 4 है ना, तो 4 है तो 4 ही रहेगा, ना तो कम ना तो ज्यादा। तब क्लियर हुआ? बर्नर सिद्धांत क्लियर हुआ या नहीं? अब बताओ, इतनी सी चीजें तैयार करनी थी, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, ये जो आता है वही होती है, ठीक ना? ऑक्सीकरण संख्या को ही प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर ऑक्सीकरण संख्या हल्का सा हिंट लेना चाहते हो तो मैं दे देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, कोबाल्ट है, NH3 का होल 6 है, अब मान लो बाहर में ये है, ठीक है? तो किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है? इसका निकालना है, तो जिसका निकालना है उसे x लिखते हैं। मेरा वीडियो देखा होगा तो आप जान ही रहे होगे, ठीक है? अब यहाँ कितना है, 6 है, गुणे NH3 का कितना होता है, 0 होता है, प्लस Cl3 कितने बार है, Cl कितने बार है, 3 बार, तो 3 लिखो। क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है। अब बराबर में जब करते हो क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब इसे हल करो, x ये तो हो गया 0, ये पूरा हो गया 0, प्लस 3 का -1 से गुणा करोगे तो -3 आएगा, बराबर का 0। अब इसे थोड़ा हल करो, इसे हल करोगे तो आ जाएगा x बराबर, ये उधर जाएगा तो -3 क्या बन जाएगा, +3। समझ आए मेरी बातें? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है ना? तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या है उसे ही क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक संयोजकता बोली जा रही है। और द्वितीयक संयोजकता जो काउंट कर रहे हैं बॉन्ड को, उसे बोला जा रहा है। ये है बर्नर सिद्धांत। तो बर्नर सिद्धांत क्या कहता है, 2 तरह की संयोजकता को बताता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अब बताइए ईमानदारी से क्लियर हुआ? पक्की बात मानो। अब चलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, कहानी की तरह समझा दूंगा एकदम चुटकियों में। दोस्तों आप क्या चाहते हो कि इस तरह का परिभाग, आप क्या चाहते हो इस तरह का डेफिनेशन रटाऊं या पहले समझा के फिर इसको क्लियर करूं? तो जाहिर सी बात है पहले फील कराता हूं फिर इसे क्लियर करता हूं, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लो एक पति पत्नी है, ठीक है? मान लो एक पति है, पति का नाम है यम, मान लो पति का नाम है यम, पत्नी का नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब ध्यान से समझो, ठीक है? पत्नी का नाम है इलेक्ट्रॉन यानी माइनस यानी महिला, ठीक है? एक पति है एक पत्नी है, और दूसरी बाहर से कोई पत्नी पति को आके लाइन मार रहा है, ठीक है? बाहर से अगर कोई दूसरी लड़की, बाहर से दूसरी लेडीज अगर आकर के इसके पति को लाइन मार रही है, तो पत्नी क्या करेगी? अरे भाग ससुरी, अभी बता रहे हैं तेरे को, आना मत मेरे पति की तरफ। समझ आया? तो ये जो होगी ये बहुत ही तेजी से बिन्ना जाएगी, बहुत ही तेजी से ये क्या करेगी, बिन्ना जाएगी, एकदम गुस्सा आ जाएगी, क्योंकि भाग जा ससुरी, ना तो तोरा छोड़बो ना। समझ आई मेरी बातें? सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? कि यहाँ पे क्या होगा, ये पत्नी जो है इसकी जो साथी है, जिसकी जो पत्नी है, वो दूसरी गैर को पसंद ही नहीं करेगी। क्यों? गैर कौन है? ये भी लेडीज है, लेडीज यानी इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह यहाँ पे हो रहा है खेला। अब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे यम का मतलब होता है केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? यही है ना, जैसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। अब केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उससे कौन आता है जुड़े? लिगेंड आता है। और लिगेंड के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिगेंड के पास क्या होता है? जोड़े में इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब लिगेंड करता क्या है? अपनी इलेक्ट्रॉन देता है, किसको? क्रोमियम के पास, ठीक है? और दे करके क्या करता है? जुड़ता है। अच्छा एक सवाल करता हूं, क्या क्रोमियम जो है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, क्या उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? जाहिर सी बात है उसके पास भी पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होता है कि ये जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस क्रोमियम के खाली कक्षक में आके भरते हैं। कहाँ पे आके भरते हैं? जो क्रोमियम के पास बचे हुए खाली कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आकर के भरते हैं। अगर आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझोगे, जब आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, ये खाली में आकर के जुड़ते हैं, खाली में आके भरते हैं, लेकिन फिर भी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो इसको धकेलता है,
ये जो पत्नी है, ये पत्नी इसको आने से धकेलती है। उसी तरह जब लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आता है भरने खाली कक्षकों में, तो क्रोमियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, धकेलते हैं। समझ आई मेरी बातें? तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पे एक चीज ले लिया है, ठीक है, जैसे CrNH3 का 6 है और पावर में 3+ है, ठीक है। अब यहाँ पे पता ही है कि क्रोमियम 6 तरफ से यहाँ पे जुड़ेगा, अष्टफलकीय संरचना बनेगा, ठीक है। अष्टफलकीय संरचना, मान लीजिए एक लिगेंड यहाँ के जुड़ा, एक लिगेंड यहाँ के जुड़ा, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, और सारे इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे करके जुड़ना चाहते हैं। समझ आई मेरी बातें? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या है, सब उप संयोजन यौगिक बनाए हैं। उप सहसंयोजन, यहाँ क्या है, उप संयोजन बंध है। बहुत लोग तो उप संयोजन बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब भी नहीं समझते, तो ध्यान से समझो। जैसे मेटल है, ठीक ना, अब ये लिगेंड है, तो लिगेंड क्या करता है, अपना यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक ना, दे दिया। अब इसके पास कितना बचा, एक, तो दे करके इलेक्ट्रॉन अपने ही इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाना ही सहसंयोजन बंध कहलाता है। समझ आई मेरी बातें? सॉरी उप सहसंयोजन बंध कहलाता है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि लिगेंड क्या करेगा, सेंट्रल मेटल के पास यानी केंद्रीय धातु परमाणु के पास जुड़ना चाहता है, और जुड़ने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, लेकिन पहले से ही क्रोमियम के पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करते हैं, वो धकेलना चाहते हैं, जो जुड़ने आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसे धकेलना चाहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अष्टफलकीय संरचना लिया है, इसका डी कक्षक मैंने बनाया है। इसका क्या बनाया, डी कक्षक। अब डी कक्षक में क्या होता है आपको पता है, पहले को नाम देते हैं DXY, दूसरे को नाम देते हैं DYZ, तीसरे को नाम देते हैं DXZ, चौथे को नाम देते हैं DX² Y², और पांचवे वाले कक्षक को क्या नाम देते हैं, DZ², ठीक है। अब आपको एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो अष्टफलकीय संरचना बना है दोस्त, क्या बना है, अष्टफलकीय संरचना। इसमें अगर मैं मान लो ये वाली जो लाइन है इसे एक्स एक्सिस कह दूं, ठीक है, इसे क्या कह दूं, एक्स एक्सिस कह दूं, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन दिख रही है जहां से जुड़ रहे हैं लिगेंड, उसे मैं वाई एक्सिस अगर कह दूं, और इस वाले को जेड एक्सिस कह दूं, तो अक्ष पे हैं। ये तीनों क्या है, अक्ष पे हैं। तो अक्ष पे कौन होता है, ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा क्या होता है, अक्ष पर होता है, ठीक है। और ये होता है अक्ष के मध्य, ये तीनों डब्बे क्या होते हैं, अक्ष के मध्य। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये लड़की अगर दिन दहाड़े इसके पत्नी के पास आएगी, ये लड़की दिन दहाड़े इसके पत्नी के सामने इसको अगर लाइन मारेगी, तो पत्नी देख न लेगी जी, क्या कह रे बाप रे बाप, हमारे सामने इतनी हिम्मत तुम्हारी, समझ रहे हो? तो सामने सामने अगर लाइन मारेगी तो ये अक्ष पे है, अक्ष पर है, तो बताओ ये कितना गुस्सा आएगी, बिन्ना जाएगी, एकदम खतरनाक वाला गुस्सा हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर ये इसके न रहने पे यानी धीरे से साइड से आकर के अगर लाइन मारे, ठीक है ना, तो धीरे से साइड से आके अगर लाइन मारेगी तो इसको उतना पता नहीं चलेगा, यानी कम गुस्सा आएगी। जब बाद में पता चलेगा तो कम गुस्सा आएगी, ठीक ना भाई। इसके ऊपर उतना नहीं ना गुस्सा दिखा पाए थे, तब गुस्सा किस पे उतरेगा, इस पे उतरेगा। तुम ही कुछ किए होगे, हम जान रहे हैं, तुम मुस्कुराए होगे तभी, नहीं तो आई कैसे तुम्हारे पास। सब में पिसा कौन जाता है, लड़कवा। सब में हर बार में कौन पिसाता है, लड़का। फिर कहेगी मिल बेटा, ये पत्नी कहेगी हाँ तेरे को बेलना से मारेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अक्ष पर अगर होंगे, अक्ष पर यानी ये दोनों अक्ष वाले हैं, तो अक्ष पर अगर लिगेंड आकर के जुड़ेगा, इन दोनों डब्बे में अगर जुड़ना चाहेगा तो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा, बहुत तेज गुस्सा आ जाएंगे दोनों। ये अक्ष पे होगा अगर तो बहुत तेजी से दौड़ आएगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो उसी तरह से इन दोनों डब्बे में जब लिगेंड आएगा भरने, इन दोनों डब्बे में अगर लिगेंड आएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा, क्योंकि अक्ष पर है, ये दोनों डब्बे अक्ष पे है, तो सामने सामने टकराएंगे तो बड़ी तेजी से प्रतिकर्षण होगा ना। अब किनारे से जाएगा तो कम प्रतिकर्षण होगा, तो किनारे वाला कौन है, अक्ष के मध्य वाला। तो यहां इन तीनों में जब लिगेंड अगर भरेगा तो कम प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा, और इन दोनों में लिगेंड भरेगा तो ज्यादा प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो जब ज्यादा प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा तो ज्यादा गुस्सा दिखाएगा, ज्यादा एनर्जी दिखाएगा, समझ रहे हो? तो ये होता क्या है कि होता क्या है दोस्तों, कि ये जो आपको 5 कक्षक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं दोस्त, ये 2 ऊर्जा स्तर में बढ़ जाते हैं, 2 ऊर्जा स्तर में बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा ऊपर वाला जो दिख रहा है वो कौन है, ये दोनों है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इनमें जो लिगेंड आएंगे इनको प्रतिकर्षण ज्यादा झेलना पड़ता है, समझ रहे हो? इस वाले में जो लिगेंड आकर के जुड़ेंगे इस वाले डब्बे में, उन लिगेंडों को ज्यादा प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा, तो ज्यादा प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा तो इन दोनों डब्बे की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए दोनों डब्बा ऊपर दिखाई देंगे, यानी DX² - Y²
dz² वाला डब्बा ऊपर दिखाई देगा। समझ आई मेरी बातें? और ये जो नीचे तीनों कक्षक हैं, ये तीनों डब्बे, ये तीनों डब्बा इसका होगा, मध्य वाले का, यानी dxy dyz dzx। ठीक है, तो इसमें लिगेंड आएंगे, इसको भी ऐसा नहीं है कि इसमें लिगेंड आएंगे तो इनको कम प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा, इनको भी झेलना पड़ेगा। इन तीनों में भी लिगेंड अगर आएंगे ना तो उनको प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा, यानी एनर्जी तो ये भी अपनी बढ़ाएगा, एनर्जी तो ये भी। पहले एनर्जी इतनी थी, पहले एनर्जी इतनी थी, समझ आई मेरी बातें? लेकिन ये तीनों डब्बे ने भी अपनी एनर्जी बढ़ा दी, देख सकते हो, ये तीनों डब्बे ने भी अपनी एनर्जी बढ़ा दी। इस एनर्जी को बोला जाता है T2G। ठीक है, और यहां से ये तो बाप रे बाप, पहले इस लेवल पे था, लेकिन ये दोनों डब्बे तो आसमान छू दिए भैया, यानी इनकी एनर्जी देखो कितनी गैप हो गई, इसे बोला जाता है EG। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि कोई भी लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो बचे हुए खाली डब्बे यानी खाली कक्षक होते हैं, उन्हीं में लिगेंड आता है जुड़ने, उन्हीं में लिगेंड भरता है, उन्हीं में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो होता क्या है कि वो जो तो होता क्या है कि उन लिगेंड को ये डब्बे धकेलते हैं। अक्ष वाले जो होंगे बहुत ज्यादा धकेलेंगे, और ये जो बिना अक्ष वाले होंगे, मध्य वाले, वो थोड़ा कम धकेलेंगे। तो कम धकेलेंगे तो ऊर्जा कम होगी, और जो ज्यादा धकेलेंगे उनकी ऊर्जा बहुत हाई हो जाएगी। समझ आई मेरी बातें? और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप आएगा उसे बोला जाएगा, एनर्जी में जो गैप होगा, जैसे मान लो इसकी ऊर्जा मान लो 30 है, इसकी ऊर्जा मान लो 70 है, तो 70 और 30 में गैपिंग कितना, 40 का। तो ये जो गैप आएगा इसे डेल्टा नोड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डेल्टा नोड कहा जाएगा। यही आपकी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, यही आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है। यहाँ जितने भी भाषणबाजी मैंने किया है वही भाषणबाजी को यहाँ पे लिखा गया है, उन्हीं भाषणबाजी को लिखा गया। जब आप ध्यान से देखोगे, कह रहा संकुल का मतलब होता है जो डब्बा ऐसे बनाते हैं ना, हम लोग उसे संकुल कहते हैं। जैसे यहाँ पे बना है ना, ये जो है ना ये डब्बा, इसे क्या बोलते हैं? संकुल। अब यहाँ पे देखो, पढ़ो, कह रहा है संक्रमण धातु संकुल के केंद्रीय आयन का कार्य करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, जबकि संक्रमण धातु आयन के रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ठीक ना, जो आपका संक्रमण धातु होता है, संक्रमण धातु का मतलब ये वाला केंद्रीय धातु परमाणु, इसके जो खाली कक्षक होते हैं वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। लिखा है कि नहीं वही चीज? अब यहाँ पे क्या लिखा है? लिगेंड जो होता है वो बिंदु आवेश की तरह माने जाते हैं, लिगेंड जो होते हैं उन्हें बिंदु आवेश की तरह माना जाता है। फिर आगे क्या लिखा है? संकुल यौगिकों में धातु आयन और लिगेंड के मध्य बनने वाला जो बंध होता है वो हमेशा आयनिक होता है। ठीक है, याद रखना, ये हो गया क्रोमियम और यहाँ हो गया ये लिगेंड। इनके बीच में, ये लिगेंड और क्रोमियम के बीच में जो बंध बनता है उन्हें क्या बोला जाता है? उस तरह के बंध को क्या बोला जाता है? उनके मध्य बनने वाला जो बंध होता है, आबंध होता है, पूर्णतया यानी पूरी तरह से आयनिक माना जाता है। क्या माना जाता है? आयनिक। ठीक है, फिर कहता है अर्थात कह रहा है कि धातु और लिगेंड के बीच में कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल काम कर रहा होता है इनके आयन की वजह से, एक धन आयन और एक ऋण आयन की वजह से। ठीक है, फिर आगे कहता है, उसी बात को चौथे लाइन में थोड़ा सा दोहरा देता है कि भाई अगर एक धन आयन है और एक ऋण आयन है तो उसके मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल हो सकता है। क्या हो सकता है? आकर्षण बल हो सकता है। और अगर धन आयन और ऋण आयन नहीं हुआ, उसके बजाय क्या हो गया? एक धन आयन हो गया, जो आपका ये वाला तो हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या होता है? धन आयन वाला होता है केंद्रीय परमाणु, धन आयन हो गया। और दूसरा क्या हो गया? उदासीन लिगेंड हो गया, तो उसके मध्य जो आकर्षण बल काम करता है वो कैसा होता है? आयनन द्विध्रुव आकर्षण बल काम करता है। कैसा होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल काम करता है। अगला देखोगे तो कह रहा है केंद्रीय धातु के लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन को यानी लिगेंड को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे वही बतिया जो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया है, जो मैं यहाँ से समझाना शुरू किया हूँ, डी कक्षक वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रतिकर्षण बल अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, जो लिगेंड होता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रतिकर्षण बल अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन लिगेंड की पहुंच की दिशा में अधिकतम दूरी तक स्थित डी कक्षक में स्थान प्राप्त करते हैं। लिगेंड कहाँ प्राप्त करते हैं स्थान? डी कक्षक में। डी कक्षक में जो खाली जगह होते हैं वहां पे वो अपना खाली, डी कक्षक में जो खाली जगह होता है उसमें जाकर के लिगेंड भर जाते हैं। उसमें लिगेंड जाकर के क्या हो जाता है? भर जाते हैं। अरे जो मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है, समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे से आप पढ़ लोगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, एक चीज और लिखा है, क्रिस्टल विपाटन क्या होता है याद रखना। ये क्या होता है? विपाटन का मतलब होता है विभाजन होना, विभाजन का मतलब बांट देना। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दो ऊर्जा स्तर में बढ़ गया है ना,
तो दो ऊर्जा स्तर में डी कक्षकों का दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो होता है इस बार आपको हल्का फील हो गया होगा कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आप इस टॉपिक को जब अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जैक्टली एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बर्नर सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद जब यहाँ तक आप अच्छे से समझ जाओगे तो आती है हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या आती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी BBT। तो यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा मेरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, इसमें पर्सनली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाया है मैंने। ठीक है, अब जैसे ही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से समझ लोगे तो ये तीनों टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस वीडियो में जो मैंने बताया वो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगी अब इसको तैयार करने में, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगा तुरंत जाकर के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखना शुरू कर दो, ताकि ये पूरा का पूरा एकदम एक ही बार में क्लियर हो जाए तीनों। ठीक है, अब जैसे ये तीनों क्लियर होगा तो फिर आप समझ लो कि आपका उप संयोजन यौगिक वाला जो चैप्टर है लगभग आपका तैयार हो गया। फिर उसके बाद आएगा उसमें केवल और केवल एक, फिर उसमें क्या बचेगा आपका? केवल आयुपेसी। फिर क्या बचेगा आपका? केवल आयुपेसी। तो यहाँ आयुपेसी नेमिंग दिख रहा है, थंबनेल से पहचान ही जाओगे, वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के आप देख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।